हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इस सीरीज के 41 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट वीडियो का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी आपका 350 रुपये है, यानी 350 रुपये में कंप्लीट मैथमेटिक्स और कंप्लीट रीजनिंग 350 रुपये में वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो आइए आज के क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि आपका HCF से है। हमें बताना है इन दोनों संख्याओं का मौसा क्या होगा, यानी कि HCF क्या होगा। तो देखिए मौसा निकालने का ट्रिक क्या है। एक तो भाग विधि है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं और तब तक भाग देते रहते हैं जब तक पूरा पूरा ना कट जाए। फिर जो अंतिम भाजक होता है वही हमारा HCF होता है, यानी कि मौसा होता है। तो एक तो यह तरीका है। दूसरा जो हम लोग का तरीका है देख लीजिएगा वह क्या है। जब भी मौसा निकालना होगा तो हम इन दोनों संख्याओं का निकालेंगे डिफरेंस, यानी कि अंतर। तो दोनों संख्या में डिफरेंस देखिए कितना का, 3341 में से 3328 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। क्या करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करेंगे। डिफरेंस कितना का आ गया, डिफरेंस आ गया 13 का। तो 13 को काटने वाला जो सबसे बड़ा विकल्प होगा वही इन दोनों का HCF हो जाएगा। तो 13 को काटने वाला सबसे बड़ा विकल्प तो 13 ही होगा ना। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 13 हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 3 संख्या होता, फिर हम लोग क्या करते, तो पहला में से दूसरा को घटाते, फिर दूसरा में से तीसरा को घटाते, फिर तीसरा में से पहला को घटाते। वहां पे जो तीनों वैल्यू आता उसका हम लोग HCF निकाल देते, वही हमारा आंसर हो जाता। ठीक है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे और डिफरेंस को काटने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा आंसर होगा। क्योंकि HCF का डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्या को काटे वही HCF कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है निम्नलिखित में से किसका दशमलव विस्तार समाप्त हो रहा है। दशमलव विस्तार समाप्त होने का मतलब है कि किसका वैल्यू दशमलव के एक निश्चित स्थान पर जाकर के रुक जाएगा। जैसे ध्यान से समझिएगा, हम दो संख्या लेते हैं, एक तो लेते हैं 1/3 और दूसरा लेते हैं 1/4। अब इस दोनों को चेक करते हैं। 1/3 का वैल्यू निकालिए 0.333। यह जो 3 है ना, यह आता रहेगा, कितना बार आएगा, यह अनंत बार आएगा, इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, है ना। दशमलव डालेंगे 10, 3 तिया 9, 1 पर 0, फिर 10, 3 तिया 9, यह आपका आता जाएगा। मतलब यह हुआ कि इसका जो मान होगा ना, इसका जो दशमलव विस्तार होगा यह समाप्त नहीं होगा। इसका दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होगा, और जिसका दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होता है उसको हम लोग अशांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, जिसका दशमलव विस्तार समाप्त नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। मतलब कि यह जो है ना वह आपका अशांत दशमलव है। लेकिन 1/4 का मान निकालिए तो 0 डालेंगे, इसके ऊपर 1 0 हो जाएगा। 4 दूना 8, 2 बचेगा, 1 0, 20, 4 पंचे 20। क्या होता है ना कि जब भी आप दशमलव देते हैं तो हर स्टेप में 1 0 ले सकते हैं। तो दशमलव डालें तो 10, 4 दूना 8, 2 बचा, उसके ऊपर 1 0 तो 20, 4 पंचे 20 कट गया। यानी इसका जो मान है ना वह दशमलव के निश्चित स्थान पर जाकर के रुक गया है, समाप्त हो गया है। तो यह हमारा एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, शांत दशमलव का। ठीक है, यह किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, आपका शांत दशमलव का हो जाएगा, जिसका मान दशमलव के निश्चित स्थान तक जाकर के रुक जाए। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें इस क्वेश्चन में खोजना है कि दशमलव विस्तार समाप्त हो उसको, यानी कि शांत दशमलव को खोजना है। तो शांत दशमलव का पहचान देख लीजिए क्या है। हम सबको भाग देकर के नहीं चेक करेंगे, क्योंकि भाग देंगे तो फिर समय ज्यादा लग जाएगा। शांत दशमलव का पहचान यह है कि जिस संख्या के बट्टा में, ठीक है, ऊपर वैल्यू कुछ भी रहे 0 के अलावा, जिसके बट्टा में 2 का पावर n, 2 का पावर n कहने का मतलब 2 का पावर कुछ भी, 2 का पावर कुछ भी यानी 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4 यानी 2, 4, 8, 16, 32, 64 कुछ भी रहे, या फिर जिसके बट्टा में 5 का पावर कुछ भी रहे, जिसके बट्टा में 5 का पावर कुछ भी रहे,
या फिर जिसके बट्टा में 2 गुना 5 का पावर कुछ भी रहे, वह सब जो है ना वह शांत दशमलव का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, जिसके बट्टा में 2 या 5 का पावर n होगा या 2 का पावर n गुना 5 का पावर n होगा। कहने का मतलब कि अगर बट्टा में ऊपर में कोई भी संख्या रहे, बट्टा में 8 है तो 8 का मतलब क्या है, यह 2 का पावर n यानी यह 2 का पावर 3 है। तो जिसके भी बट्टा में 2 का पावर n होगा वह तो शांत दशमलव होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा ना दशमलव के निश्चित स्थान पर जाकर के रुक जाएगा। लेकिन एक बट्टा अगर हम 7 करें तो क्या यह जो वैल्यू है नीचे वाला वह 2 का पावर n अथवा 5 का पावर n के फॉर्म में है? नहीं है, तो इसका वैल्यू दशमलव के निश्चित स्थान तक जाकर के नहीं रुकेगा। मतलब कि यह एग्जाम्पल अशांत दशमलव का होगा, यह एग्जाम्पल शांत दशमलव का होगा। अगर हम बात करें 7/10, क्या इसका वैल्यू दशमलव के निश्चित स्थान तक जाकर के रुकेगा? बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि 10 के लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 5, तो यह हो गया 2 का पावर 1, यह हो गया आपका 5 का पावर 1। ठीक है, 10 भी होगा, 10 में से हम अलग अलग करेंगे तो 2 और 5 निकलेगा, तो 2 का पावर n 5 का पावर n बट्टा में है, तो वह शांत दशमलव का एग्जाम्पल होगा। हमें इस क्वेश्चन में क्या खोजना है कि दशमलव विस्तार समाप्त हो जाए यानी कि शांत दशमलव। तो शांत दशमलव कौन होगा? जिसके बट्टा में 5 का पावर n या फिर 2 के पावर n होगा। तो इस संख्या के बट्टा में देखिए 5 का पावर n है यानी 5 का पावर 2 है, तो इसका दशमलव विस्तार समाप्त हो जाएगा। मतलब यह आपका शांत दशमलव का एग्जाम्पल है। बाकी जो तीनों विकल्प है वह आपका अशांत दशमलव का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है, और टाइम एंड वर्क के एक विशेष टाइप का यह क्वेश्चन है। बोला है एबीसी एक काम को 4, 5 और 6 घंटे में पूरा कर सकता है। सबसे पहली बात कि किसी भी वर्कर के द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय डे कहलाता है। काम को 1 घंटे में समाप्त करे, 1 दिन में समाप्त करे, वह उसका डे होगा। जितने समय में काम को समाप्त करेगा वह उसका डे कहलाता है। ठीक है, ऐसे मत सोचिएगा कि घंटा को यहाँ पे डे बोला जा रहा है। किसी भी वर्कर के द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय डे कहलाता है। अब बोला है कि यदि वे सब मिलकर एक काम को करते हैं और उन्हें पूरे काम के बदले में मजदूरी 777 रुपए मिलता है, तो ए का हिस्सा क्या होगा? देखिए यह मजदूरी के बंटवारा पे आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, हमें यहां मजदूरी का बंटवारा करना है कि 777 रुपए में ए का हिस्सा क्या होगा। सबसे पहली बात कि कोई भी वर्कर जितना भाग काम करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग ले लेगा। जो जितना काम करेगा उसका मजदूरी में उतना हिस्सा होगा। इसका मतलब है कि जब भी मजदूरी का बंटवारा करना होगा तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि उसने काम कितना भाग किया, मतलब कितना पार्ट किया। भाग को ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो आइए पार्ट हम लोग यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो 3 वर्कर है और तीनों का डे दे रखा है ना, तो पार्ट निकालने का देखिए बहुत ही सिंपल मेथड आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे ए बी सी 3 वर्कर है, तीनों का डे दे रखा है। ए किसी काम को कर सकता है 4 दिनों में, बी कर सकता है 5 दिनों में और सी कर सकता है 6 दिनों में। यह क्या है? तीनों के डे का रेशियो है। ठीक है, तीनों के डे का रेशियो है। किसी भी वर्कर के द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय डे कहलाता है। अच्छा, डे से हम लोग पार्ट कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिए, पार्ट तो निकालना पड़ेगा क्योंकि जितना पार्ट काम करेगा, जितना भाग काम करेगा वर्कर का मजदूरी वही होगा। तो डे का उल्टा होता है पार्ट। अब रेशियो के फॉर्म में है, उल्टा कैसे करे? तो देखिए उल्टा करने का तरीका है कि पहला को उल्टा करना होगा तो पहला को ढकेंगे, बाकी सबका गुना, तो 6 पंचे 30। देख लीजिए यह उल्टा आपका हो गया। रेशियो में उल्टा ऐसे ही करते हैं। इसको उल्टा करना है, इसको ढके बाकी सबका गुना, तो 6 चौके 24। ठीक है, और इसको उल्टा करना है तो इसको ढकेंगे बाकी सबका गुना, 4 पंचे 20। यानी ढकढकिया मेथड का उपयोग करके ना हम लोग डे को उल्टा करेंगे, इससे पार्ट निकल जाएगा। अच्छा, रेशियो में अगर वैल्यू कटने वाला होता है तो काटते हैं। सब 2 से कटेगा तो काटिए। 15 दूना 30, 12 दूना 24 और 10 दूना 20। सभी वैल्यू कटने वाला था 2 से, तो अनुपात जो होता है वह आपका स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है ना। तो कटने वाला था तो इसको हम लोग काट दिए। अब डे का उल्टा किए, क्या निकला? पार्ट। रेशियो को कैसे? अगर मान लीजिए कि रेशियो में 2 ही पद होता, 3:4, तो उल्टा करना तो इसको बहुत सिंपल है, 4:3 कर दीजिए, उल्टा हो गया। अगर यह डे होगा तो यह पार्ट हो जाएगा, यह पार्ट होगा तो यह डे होगा। ठीक है, लेकिन 3 पद रहे तो उल्टा करने के लिए क्या करेंगे? पहला को ढकेंगे बाकी दोनों का गुना, दूसरा को ढकेंगे बाकी दोनों का, तीसरा को तो बाकी दोनों का गुना। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए डे का उल्टा किए हैं, क्या निकल गया? पार्ट।
मतलब पूरे काम में ए कितना भाग काम 15, बी कितना 12, सी कितना 10। अच्छा पूरा काम देखिए अनुपात में कितना 15 12 27 और 10 37, तो 37 भाग काम में ए कितना भाग काम करता है 15 भाग। कुल अगर 37 भाग काम है तो ए कितना भाग काम करता है 15 भाग, यानी कुल मजदूरी कितना है 777। कुल मजदूरी का 15/37 भाग हिस्सा किसका हो जाएगा ए का, क्योंकि कुल काम देखिए तीनों मिलके जो काम करेगा वही तो कुल काम होगा ना। तो 15 12 27 और 10 37, कुल 37 यूनिट काम में से ए 15 भाग काम करता है, यानी ए का हिस्सा 15/37 भाग होगा। बी कितना भाग, कुल 37 में से 12, यानी बी का हिस्सा 12/37 भाग। सी कितना भाग काम 10 भाग काम 37 में से, तो 10/37। हमें बताना है ए का हिस्सा, तो ए कितना काम करता है 15/37 भाग। अब निकालिए इसका 15/37, 37 से काटिए, 37 दूना 74, यहाँ पे 3 बचेगा, 37 एकम 37, 21 गुने 15 यानी कि 315 रुपए, यही आपका मजदूरी हो जाएगा किसका, यही आपका मजदूरी हो जाएगा ए का। ठीक है, किसी भी वर्कर का मजदूरी आप यहां से निकाल सकते हैं। बी का मजदूरी 12/37 भाग हो जाएगा, सी का 10/37 भाग। आगे चलिए अगले क्वेश्चन में आ जाइए। नल और टंकी से क्वेश्चन है। एबीसी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व है, यानी कि 3 पाइप है, नल है, कुछ भी कह सकते हैं। अब आगे देखो क्या बोला है कि ए और बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकता है। ए और बी मिलकर, ठीक है, ए और बी मिलकर टैंक को भर सकता है कितने घंटे में, 6 घंटे में। ठीक है, आगे बी और सी मिलकर 10 घंटे में। बी और सी मिलकर टैंक को कितने घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बी और सी मिलकर 10 घंटे में, और ए और सी मिलकर 7.5 घंटे में। ए और सी मिलकर 7.5 घंटा यानी कि 15/2 घंटा में भर सकता है। यही तो है ना डाटा, 7.5 घंटा में यानी कि 15/2, पूर्णांक तोड़िए ना, 7 दूना 14, 15/2 घंटे में भर सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि ए अकेला इस टैंक को कितने समय में भरेगा। ध्यान से समझिएगा, यहां जो आपका दिया गया है ना, यहां पे पाइप वह पेयर के फॉर्म में ए बी, बी सी और ए सी। ठीक है, सबसे पहले हम टंकी का क्षमता निकालेंगे। आइए निकालते हैं टंकी का क्षमता। 6 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 6 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे, इससे क्या निकलता है, टंकी का क्षमता। अलग अलग पाइपों के द्वारा टंकी को भरने में जो समय लगता है उसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो इससे टंकी का क्षमता निकलता है। अब आगे, यह 6 घंटा में 30 लीटर भरेगा, तो 1 घंटा में 5 लीटर, टोटल में इससे भाग करेंगे। 10 घंटा में 30 तो 1 घंटा में 3 लीटर, और 7.5 घंटा में 30 तो 1 घंटा में 30/15/2 यानी 4 हो जाएगा। देखिए ना, 30 में आप भाग करिए ना, 30 में आप भाग करिएगा कितना से, 15/2 से, तो 15 दूना 30 और बट्टा वाला 2, ऊपर जाके 2 में गुना 2 दूना 4, तो यह 1 घंटा में 5, या 1 घंटा में 3, या 1 घंटा में 4 लीटर भरेगा। अच्छा, अब यहां से देखिए क्वेश्चन, देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है यहां पे कि ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा। हम सबसे पहले यह निकालते हैं कि ए बी सी मिलकर तीनों अगर मिल जाए ना, ए बी सी तीनों अगर मिल जाए, ठीक है, तो 1 घंटा में कितना लीटर भरेगा। ए बी सी तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा, तो देखिए यह भरेगा 5, यह भरेगा 3 और यह भरेगा 4, तो 5 और 3 8 और 4 12। लेकिन 12 लीटर कब भरेगा, जब ए बी बी सी ए सी, देखिए ए कितना बार 2 बार, बी कितना बार 2 बार, सी कितना बार 2 बार, जब सब 2 बार आएगा, तो सब 2 बार आएगा तो 12 लीटर, यानी सब 1 बार आएगा तो 1 घंटा में मात्र कितना लीटर भरेगा, 6 लीटर भरेगा। देखिए जब भी पेयर के फॉर्म में रहे तो इन वैल्यूज को जोड़ के आधा कर लीजिएगा। ए बी बी सी सी ए मिलकर 5 3 8 4 12, ए बी बी सी सी ए मिलकर, तो ए बी बी सी सी ए मतलब ए 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, तब 12 लीटर 1 घंटा में। तो अगर 1 बार आएगा तो सब 1 घंटा में कितना भरेगा, 6 लीटर। अब समझिएगा, ए बी सी में हमें क्या पता करना है कि ए अकेला टैंक को कितने समय में भरेगा, तो ए बी सी मिलकर कितना लीटर, 6 लीटर। ए बी सी मिलकर 1 घंटा में कितना लीटर, 6 लीटर, और BC मिलकर 1 घंटा में कितना, 3 लीटर। तो ABC के द्वारा 1 घंटा में जो मात्रा भरा गया है उसमें से B और C के मात्रा को घटाएंगे तो A 1 घंटा में कितना भरेगा, यह निकल जाएगा। अरे B और C मिलकर 3 लीटर ना, और ABC मिलकर 6 लीटर, तो ABC के द्वारा भरे गए मात्रा में से है ना B और C के मात्रा को माइनस करेंगे तो 1 घंटा में कितना भरेगा, निकल जाएगा। तो
तो 1 घंटा में भरेगा 3 लीटर, तो पूरी टंकी यानी पूरे 30 लीटर हमें भरवानी है ए से, तो कितना समय लगेगा? 1 घंटा में 3 लीटर भरता है तो 30 लीटर भरने में 30/3 यानी कि कितना घंटा का समय लग जाएगा? 10 घंटा का। तो आंसर इस क्वेश्चन का हमारा क्या होगा? विकल्प ए। अगर पूछता सी कितना समय लेगा, तो तीनों मिलकर 6 लीटर, ए और बी कितना? 5, तीनों में से ए और बी की मात्रा को घटाते, 6 - 5 1 है ना। सी 1 घंटा में 1 लीटर, तो 30 लीटर भरने में कितना घंटा का समय लगता? 30 घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला एक धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर जमा किया गया। पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपए, ठीक है। तो दूसरे साल के लिए ब्याज की राशि ज्ञात करिए। पहला साल का ब्याज दे रखा है, दूसरे साल का ब्याज पूछा है। देखिए अगर केस सीआई का हो ना, तो 2 साल का सीआई हम लोग निकालते हैं। उसके लिए फॉर्मूला देखिए क्या यूज करते हैं, एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, ठीक है। एसआई प्लस रेट का स्क्वायर, एक तो यह फॉर्मूला यूज करते हैं 2 साल का सीआई जब भी निकालना होता है तो, या फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोग ए बी फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे दूसरा हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ए बी फॉर्मूला। ए बी फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100। इस फॉर्मूला के मदद से भी हम लोग 2 साल का सीआई निकाल लेते हैं, जहां ए और बी के स्थान पर रेट लिखते हैं। तो देखिए इस फॉर्मूला की मदद से निकालिए सीआई कितना होगा। तो ए के जगह क्या लेंगे हम? 8 लेंगे, बी के जगह भी क्या लेंगे? 8 लेंगे, प्लस ए गुने बी, तो 8 गुने 8, ए गुने बी यानी कि 8 गुने 8 कितना हो जाएगा? 64, और बट्टा में कितना होगा? 100। अब सोल्व करिए, देखिएगा यहाँ पे 100 से भाग करने का मतलब है कि जब 100 से इसमें भाग करिएगा तो 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो 16 में 0.64 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16.64%, यही तो होगा। तो 2 साल का जब भी सीआई निकालना होगा ना, तो आप यही फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी जोड़ ए बी बट्टा 100। बहुत ही सिंपल वे में आपका आंसर निकलेगा। देखिए ए प्लस बी, तो ए के जगह क्या लेंगे? 8, बी के जगह 8, तो 8 और 8 कितना? 16, प्लस ए बी, तो ए बी का मतलब 8 गुने 8 64, दशमलव 2 अंक के बाद तो 0.64 यानी कि 16.64 इतना प्रतिशत आपका सीआई हो जाएगा। कितने साल में? 2 साल में। जब भी 2 साल का सीआई निकालना होगा यही फॉर्मूला, ए प्लस बी, ए के जगह भी रेट, बी के जगह भी रेट, तो ए प्लस बी तो 16, ए बी का मान 64 बट्टा 100, 64 में 100 से भाग करेंगे 2 अंक के बाद दशमलव। अब यह तो हो गया आपका कितने साल का ब्याज? यह ब्याज हो गया 2 साल का। ध्यान से समझिए, यह कितने साल का ब्याज हो गया? 2 साल का। अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर के ब्याज का, पहला साल का ब्याज कितना होगा? तो पहला साल का ब्याज जितना रेट होता है उतना ही रह जाता है, तो पहला साल का ब्याज तो 8% होगा। पहला साल का ब्याज तो वही होगा जितना रेट होगा, तो 8%, पहला साल का ब्याज 8% होगा। लेकिन दूसरे साल का ब्याज क्या होगा? तो 2 वर्षों के ब्याज में से यानी कि 16.64 में से पहले साल का ब्याज माइनस कर लीजिए, 8 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 8.64%, यही दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। अगर 2 साल का ब्याज हम निकाल लेते हैं, 2 साल का ब्याज निकाल लेते हैं, तो पहला साल का ब्याज तो रेट ही होता है, और दूसरा साल का ब्याज तो 2 साल के ब्याज में से पहला साल के ब्याज को माइनस करेंगे यानी रेट को माइनस करेंगे तो दूसरा साल का ब्याज निकल जाएगा। तो यह हो गया आपका पहले साल का ब्याज और यह हो गया दूसरे साल का ब्याज। बोला है पहले वर्ष का ब्याज 72 रुपए, तो आप बताइए कि यह जो 72 रुपए है वह कितने प्रतिशत का मान है? 8% का, क्योंकि पहला साल का ब्याज 72 रुपए, तो रुपए के रूप में पहले साल का ब्याज 72 रुपए, परसेंटेज के रूप में 8%, तो 72 रुपए 8% का मान है। 8 से भाग करेंगे तो 1% का मान निकलेगा। हमें बताना है दूसरे साल का ब्याज यानी कि 8.64% का मान, तो हम इसमें गुना कर लेंगे 8.64 से। जितने प्रतिशत का मान देगा उससे भाग करेंगे, जिसका मान पूछेगा उससे गुना करेंगे। 8 नमा 72, गुना करिए 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 9 चौके 54, 3 57, 7 हासिल 5, 9 8 72 और 5 77, दशमलव यहाँ 2 अंक के बाद तो यहाँ भी 2 अंक के बाद, यानी कि 77 रुपए 76 पैसे जो है ना वह आपका दूसरे साल का ब्याज हो जाएगा। ठीक है, दूसरे साल का ब्याज यही आपका इतना रुपया हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन की पहचान करना है। एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होता है, यह बिल्कुल सही है। ठीक है, हमें गलत कथन की पहचान करना है कि कौन गलत है, तो यह तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, एक वास्तविक संख्या अद्वितीय होता है। अद्वितीय कहने का मतलब कि वास्तविक संख्या कोई भी लीजिए, जैसे 2 एक वास्तविक संख्या है। अच्छा, अवास्तविक पहले समझ लो कि कौन होता है। रूट के भीतर अगर कोई संख्या नेगेटिव चिन्ह के साथ आ जाए ना
तो केवल यही अवास्तविक है, बाकी सभी वास्तविक है। ठीक है, रूट के भीतर अगर कोई संख्या नेगेटिव चिन्ह के साथ आ जाए तो वह अवास्तविक होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। वैसे नंबर की केवल हम लोग कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक संख्या भी उसको बोलते हैं। बाकी सभी आपका जो संख्या होता है वह आपका वास्तविक संख्या होता है। तो मान लीजिए कि यह वास्तविक संख्या है, तो क्या यह अद्वितीय है? क्या इसके जैसा कोई दूसरा संख्या है? नहीं सर, 2 के जैसा तो कोई दूसरा संख्या नहीं है। प्रत्येक संख्या अद्वितीय संख्या होता है, तो एक अद्वितीय संख्या है, बिल्कुल सही। वास्तविक संख्याओं को जोड़ घटाव गुना भाग सब किया जा सकता है, यह बात भी सही है। जो भी वास्तविक संख्या है उसका जोड़ घटाव गुना भाग तो किया जा ही सकता है ना। आगे बढ़िए, वास्तविक संख्या जो परिमेय नहीं है वह अवश्य अपरिमेय है, यह बात भी सही है, क्योंकि वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। जैसे कोई भी संख्या 2/5 यह आपका परिमेय संख्या हो गया, जिसको भी हम भिन्न के रूप में लिखते हैं वह परिमेय संख्या हो गया। 7 यह परिमेय संख्या हो गया, लेकिन √7 अपरिमेय संख्या हो गया। अपरिमेय संख्या उसको बोलते हैं ना, सबसे पहले तो अवास्तविक आप समझ गए, रूट के भीतर नेगेटिव चिन्ह के साथ अवास्तविक, इसको हटा दीजिए, बाकी सब वास्तविक। रूट के भीतर अगर नेगेटिव चिन्ह नहीं है तो बाकी सब क्या होगा? वास्तविक होगा। तो इसको हटा दीजिए, सब वास्तविक। अब वास्तविक में क्या होता है कि परिमेय और अपरिमेय होता है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय आप समझ लीजिए, बाकी सब परिमेय होगा। रूट के भीतर वैसी संख्या जिसका वर्गमूल न निकले, जैसे √7, √11, √13, यह अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय। तो यह आपका परिमेय हो गया, यह भी परिमेय है, यह क्या है? अपरिमेय है, लेकिन यह भी आपका वास्तविक संख्या ही है। लेकिन इसी में अगर हम लगा दें -√7, अब यह क्या है? अब यह अवास्तविक संख्या है। ठीक है, लेकिन इसको हटा दें माइनस को, तो अब यह क्या है? अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगा या फिर अपरिमेय होगा। तो परिमेय नहीं है तो फिर वह क्या होगा? अपरिमेय होगा। आगे, परिमेय संख्याओं में भिन्न शामिल नहीं होता है, यही बात आपको चुनना था कि कौन गलत है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, जो गलत है उसी को चुनना था आंसर के रूप में। परिमेय संख्या भिन्न में, परिमेय संख्याओं में भिन्न शामिल नहीं होता है, बिल्कुल शामिल होता है। जिसको PYQ के रूप में लिखते हैं वही तो परिमेय संख्या होता है, तो भिन्न शामिल होता है। तो हमारा आंसर विकल्प डी होगा कि यही जो है ना वो आपका क्या है? गलत है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपका है, टाइम एंड डिस्टेंस से 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। ध्यान से देखिए, सबसे पहले रेलगाड़ी का चाल देखिए कितना है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज ध्यान से समझिए, यह किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहां सेकेंड है, यहां मीटर है। तो अगर सेकेंड और मीटर हो ना, तो उसके साथ जो चाल रहेगा वो आपका मीटर पर सेकेंड में होगा। तो सबसे पहले तो चाल को आप कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकेंड में। तो किलोमीटर पर आवर में था, आप इसमें 5/18 से गुना कर लीजिए। अब आप यूनिट को लेकर के निश्चिंत हो गए हैं। यह किलोमीटर पर आवर में था, इसमें 5/18 से गुना किए हैं। चाल अब हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है? मीटर पर सेकेंड में। बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चाल हमारा किस फॉर्म में है? मीटर पर सेकेंड में। तो यह चाल है। अब चाल गुना समय देख लीजिए कितना सेकंड बोला है? 44 सेकंड। तो चाल गुना समय, इससे क्या निकल जाएगा? दूरी। चाल गुना समय से क्या निकलेगा? दूरी। चाल इतना था, बस चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना किए, चाल गुना समय किए, इससे निकलेगा दूरी। और इतने समय में ना प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए रेलगाड़ी को अपनी लंबाई जो कि 162 मीटर है प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करना होगा। मतलब रेलगाड़ी कुल इतनी दूरी तय करता होगा। 44 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर गया, इसका मतलब रेलगाड़ी अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों के योग इतनी दूरी तय किया है। तो इतने समय में इतनी दूरी तय किया होगा। बस पी का वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 18 तिया हो जाएगा आपका 54, 44 पंचे 220, 220 तिया 660, इधर वैल्यू हो गया 660, 162 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर पी। अब इसमें से इसको माइनस करिएगा तो 498 आ जाएगा क्या? हाँ जी, देखिए तो 10 में से 2 माइनस करिएगा तो 8 हो जाएगा। उसके बाद यह आपका कितना है? 5, 15 में से 6 माइनस करिएगा तो 9 हो जाएगा। और यह आपका है 5, 5 में से 1 माइनस करिएगा तो 4, 498। यही किसका लंबाई आ गया है? प्लेटफॉर्म का। हम लोगों से यही पूछा गया था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? आंसर 498 मीटर। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, यह बहुत ही ज्यादा आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस का यह टाइप का क्वेश्चन। 2 ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, कोई बात नहीं है। एक बस को 15% की हानि पर 23,800 में बेचा गया। देखिए जब 23,800 में बेचा ना, तो इसमें 15% की हानि हुई। जब 15% की हानि हुआ, इसका मतलब कि यह कितने प्रतिशत का मान है? 85% का।
15% की हानि कब होगा? जब किसी भी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 15% कम में बेचेंगे, और क्रय मूल्य बाय डिफॉल्ट हम लोग 100% मान के चलते हैं, तो 100 से 15% कम यानी 85% में। तो इसका मतलब कि यह जो वैल्यू है वह 85% का मान है, क्योंकि 23,800 में बेचने पर 15% की हानि हुई, तो 85 से भाग करेंगे 1% का मान निकलेगा। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में कि कितना में बेचे कि 15% का लाभ हो, तो 15% का लाभ कब होगा? जब वस्तु को उसके क्रय मूल्य के 115% में बेचेंगे। मतलब 85% का मान दिया है, 115% का मान पूछा है, तो जितने प्रतिशत का मान देगा उससे भाग, और जिसका मान पूछेगा उससे हम लोग क्या करेंगे? गुना करेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीका है, इसी मेथड से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। काटिए इसको, 5 से काटिएगा तो 17 हो जाएगा, 5 से अगर आप इसको काटते हैं तो यह आपका कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 17 से इसको काटिए, 17 एकम 17 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा? 6, 17 चौके 68 हो जाएगा, 1400। 1400 गुना 23 करिए, 14 तिया 42, 2 हासिल 4, और 14 गुना 28 और 4 32, डबल जीरो है लास्ट में तो डबल जीरो रहेगा, यानी 32,200 रुपए इस वस्तु का जो है वह क्या हो जाएगा आपका? 32,200 में अगर इस वस्तु को बेचा जाए तो 15% का लाभ हो जाएगा। यही पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से यह क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अच्छा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ठीक है, फाई है यहाँ पे, इसका वैल्यू 0 तभी होगा जब थीटा का वैल्यू कितना डिग्री आ जाए? 45, क्योंकि जब तक दोनों बराबर नहीं होगा तब तक दोनों का अंतर 0 नहीं आएगा। हम 2 में से 2 माइनस करेंगे तभी तो 0 होगा ना, हम y में से y माइनस करेंगे तभी तो 0 होगा ना, सेम वैल्यू को घटाएंगे तभी 0 होगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है, इसका यह मतलब है कि इस दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। तो कितना डिग्री पे दोनों का वैल्यू बराबर होता है? 45 पे, क्योंकि साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। तो इससे हमें फाई का वैल्यू पता चल गया कितना? 45। अब साइन का पावर कितना है? 4, तो साइन 45 का मान कितना? 1/√2, यही तो होगा ना। इसका वैल्यू तो पता लग गया है ना, 1/√2, पावर 4 है तो पावर 4, प्लस 1/√2, पावर 4 है तो पावर 4, प्लस tan 45 कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1। अब कैलकुलेशन करिए, 1/√2 का पावर 4 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा। √2 को 4 बार गुना करिएगा 4, प्लस यहाँ भी 1/4, प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। भिन्न का जोड़ करिए, एलसीएम 4 होगा, 1 प्लस 1 प्लस इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 4 से गुना 4, 4 और 2 6, 6/4, काटेंगे कितना हो जाएगा? 3/2, यानी आपका आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 3/2। हमें केवल इसका वैल्यू पता करना था कि कितना डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 45 डिग्री, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 0 तभी होगा जब थीटा का वैल्यू 45 होगा। अगले क्वेश्चन में आइए, दिए गए प्रश्न को पढ़े, तय करें कि कौन सी सूचना प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। प्रश्न क्या है कि एंगल ACD का मान क्या होगा, यानी एंगल ACD x का वैल्यू क्या होगा, इसका मान क्या होगा, यह पता करना है। इसके लिए कौन सा सूचना पर्याप्त है? पहले सूचना में देखिए, पहले सूचना में यह फिगर है, क्या इस फिगर से इसका मान निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। त्रिभुज में किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो बाहर में कोण बनता है ना, वो अंदर वाला दोनों कोण के योग के बराबर, यानी 69 + 72 डिग्री के बराबर होगा। किसी एक भुजा को आगे बढ़ाने पर जो कोण बनता है वह भीतर वाले दोनों कोण, सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है। तो इस आकृति से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा में क्या है? एंगल ACB बराबर 180 - x, ACB बराबर, ACB मतलब इस एंगल का मान 180 - x है, तो वैसे भी यहाँ x है तो यह 180 - x है, तो इससे हमारा काम नहीं चलना है। दूसरा में क्या बोला है कि केवल यह वैल्यू, यह दोनों वैल्यू नहीं है, केवल इस वैल्यू, इसका माप दिया 180 - x, तो इस एंगल से हम लोग इसका वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो हमारा आंसर क्या है? केवल एक पर्याप्त है, केवल जो फिगर है वह पर्याप्त है। इस फिगर से पहला कथन, पहला जो सूचना है उसमें फिगर दिया है, इस फिगर से ही हम लोग अपना आंसर निकाल पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या होगा? केवल एक पर्याप्त है। और आज का सेट भी आपका समाप्त हुआ। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।